नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। हम बात करेंगे चंगेज खान की और उसके बनाए उस विशाल मंगोल साम्राज्य की। हमारी ये जो बात है ना, वो असल में गेंगिस खान, आर्किटेक्ट ऑफ द मंगोल एम्पायर वाले सोर्स के कुछ हिस्सों पर बेस्ड है। और कोशिश ये रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर हम समझें कि चंगेज खान की जिंदगी, उसकी वो हैरान करने वाली कामयाबियां और जो छाप वो पीछे छोड़ गया, उसके सबसे जरूरी पहलू क्या थे। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को परत दर परत खोलना। कहाँ से शुरू करें, उसके बचपन से? हाँ, कहते हैं कहानी शुरू होती है आज के मंगोलिया से। ओनान नदी के पास कोई साल 1162 के आसपास। वहीं पैदा हुआ तेमुजिन। उसके पिता यसुगेई, वो ख्यात कबीले के सरदार थे। लेकिन हुआ ये कि जब तेमुजिन छोटा ही था, उसके पिता का कत्ल हो गया। और बस वहीं से उसके परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक सदमा नहीं था, बल्कि उनके लिए एक तरह से जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उनके अपने ही कबीले के लोगों ने, आप सोचिए, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, बिल्कुल निकाल बाहर कर दिया। जीने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया होगा, वो जबरदस्त था। और दिलचस्प बात यह है कि शायद यही वो मुश्किल भरे दिन थे, वो संघर्ष था, जिसने तेमुजिन के अंदर वो नेतृत्व क्षमता, वो समझ पैदा की जो बाद में दुनिया ने देखी। इसी मुश्किल वक्त में उसने बोगुर्चू और जमुका जैसे वफादार साथी बनाए। और हाँ, वो अपनी पत्नी बोरते वाला किस्सा भी है। उसे अगवा कर लिया गया था। अच्छा? हाँ, पर तेमुजिन ने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ा और उसे वापस लाया। ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि वो किस मिट्टी का बना था। और देखिए, सिर्फ 20 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने दुश्मन कबीलों को या तो ताकत से या फिर समझदारी भरे गठजोड़ से काबू करना शुरू कर दिया था। एक तरह से कहें तो एक तगड़ी फौज की बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी उसने। पिता की मौत, कबीले से निकाला जाना, फिर इतनी कम उम्र में ये सब करना, वाकई किसी फिल्म की कहानी लगती है ये तो। और फिर आया वो साल 1206। ये बहुत अहम माना जाता है ना? हाँ, 1206 मंगोल इतिहास में एक मील का पत्थर है। यही वो साल था जब तेमुजिन ने वो कर दिखाया जो पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सारे बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा किया। और तभी उसी सभा में उसे वो नाम मिला, चंगेज खान। चंगेज खान, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक शासक। बिल्कुल, सबका शासक। ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, ये मंगोलों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, मतलब उसने समाज के स्तर पर भी काफी कुछ बदला। हाँ बिल्कुल, चंगेज खान ने मंगोल समाज में कुछ ऐसे बदलाव किए जो उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो क्रांतिकारी थे, एकदम नए। सबसे बड़ी बात जो की वो थी मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब योग्यता को तरजीह देना। ये उस कबीलाई समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, जहां खून का रिश्ता ही सब कुछ तय करता था। जाहिर है। फिर उसने फौज में जबरदस्त अनुशासन लागू किया, मतलब एकदम लोहे का अनुशासन। शहर और जीते हुए इलाकों को चलाने के लिए बेहतर प्रशासनिक इंतजाम किए। और जंग के मैदान में खासकर किलों को घेरने और जीतने की जो तकनीकें उसने अपनाई या विकसित करवाई, वो बहुत उन्नत थी। अच्छा, जैसे कि घेराबंदी के लिए चीनी और फारसी इंजीनियरों की मदद लेना, उनकी तकनीकों को अपनाना और उनमें सुधार करना, यह सब बहुत नया था मंगोलों के लिए। हाँ। इन्हीं सब बदलावों ने उन बिखरे हुए कबीलों को एक ऐसी अजेय शक्ति बना दिया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो कबीले एक हो गए, चंगेज खान शासक बन गया, फौज भी अनुशासित और नई तकनीकों से लैस हो गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है इन विजय अभियानों की। कैसे इस नई ताकत ने दुनिया का नक्शा बदलना शुरू किया। स्रोत में कुछ बड़ी जीतों का जिक्र है। हाँ, और ये जीतें कोई छोटी मोटी नहीं थी, इनका पैमाना बहुत बड़ा था। स्रोत बताता है कि सबसे पहले ध्यान गया उत्तरी चीन की तरफ, जहां जिन राजवंश का शासन था। और 1215 तक आते आते जोंगदू, जो आज का बीजिंग है, वो मंगोलों के कब्जे में आ चुका था। बीजिंग पर कब्जा, ये तो बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। फिर बारी आई मध्य एशिया के ताकतवर राज्यों की, जैसे कारा खिताई, उन्हें भी हराया गया। और वो ख्वारिज़मियन साम्राज्य वाला अभियान, उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ही भयानक था। हाँ, ख्वारिज़मियन अभियान 1219-1221 मंगोल इतिहास का एक बहुत अहम पर साथ ही काफी रक्तरंजित अध्याय है। स्रोत में जिक्र है कि इस दौरान समरकंद और बुखारा जैसे उस जमाने के बड़े मशहूर और अमीर शहर बुरी तरह तबाह किए गए। लाखों लोग मारे गए। ये मंगोलों की क्रूरता का एक उदाहरण माना जाता है। लेकिन
इसी जीत का एक दूसरा नतीजा भी निकला। वो क्या? वो ये कि मशहूर सिल्क रोड, जो सदियों से पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था, उस पर मंगोलों का पूरा नियंत्रण हो गया। अच्छा, तो व्यापार के लिहाज से ये बहुत अहम रहा होगा। बिल्कुल, इसका व्यापार पर बहुत गहरा और लंबे समय तक असर पड़ा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। मंगोल फौजें पश्चिम की तरफ बढ़ती रहीं। फारस यानी आज का ईरान, पूर्वी यूरोप के दरवाजों तक दस्तक दी और कॉकेशस के पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। इतनी तेजी से इतना बड़ा इलाका जीत लेना, ये कमाल है। कैसे मुमकिन हुआ ये सब? सिर्फ बहादुरी तो काफी नहीं रही होगी, जैसा आपने कहा। नहीं नहीं, सिर्फ बहादुरी से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं होता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कई वजह बताता है। पहली, मंगोल फौज की गतिशीलता। घोड़े उनके जीवन का हिस्सा थे और वो घुड़सवारी में माहिर थे। वो बिजली की तेजी से हजारों मील का सफर तय कर सकते थे। उनकी रफ्तार। हाँ, रफ्तार। दूसरी चीज, मनोवैज्ञानिक युद्ध। वो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने में उस्ताद थे। उनकी बर्बरता की कहानियां अक्सर फौज के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती थी। इससे कई बार दुश्मन लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाता था। डर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह। बिल्कुल। तीसरी, घेराबंदी की नई टेक्निकें। जैसा मैंने कहा, उन्होंने दूसरों से सीखा और किलों को तोड़ने के कारगर तरीके ईजाद किए। और चौथी, जो सबसे अहम थी शायद, कि जो भी विरोध करता उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता था। कोई नरमी नहीं। ये सब मुमकिन हुआ उस अनुशासन और संगठन की वजह से जो चंगेज खान ने अपनी फौज और समाज में लागू किया था। तो मतलब सिर्फ तलवार का जोर नहीं था, दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल था, रणनीति थी। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ जंग जीतना ही नहीं, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना भी तो एक चुनौती थी। इसके लिए भी उसने इंतजाम किए। स्रोत में याम नाम की एक डाक व्यवस्था का जिक्र है। याम, ये क्या था? ये घोड़ों और घुड़सवारों का एक बहुत तेज नेटवर्क था। पूरे साम्राज्य में चौकियां बनी थी जहां ताजा घोड़े और सवार तैयार रहते थे। इससे सरकारी फरमान, जरूरी खबरें हजारों मील दूर तक बहुत तेजी से पहुंच जाती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से एक अद्भुत चीज थी। संचार व्यवस्था। हाँ, बहुत प्रभावी संचार व्यवस्था। साथ ही उसने कानूनों का एक समूह बनाया जिसे यसा कहा जाता था। इसमें फौज के लिए, आम जिंदगी के लिए, सबके लिए नियम कायदे थे। इससे साम्राज्य में एक तरह की व्यवस्था और एकरूपता बनाए रखने में मदद मिली। ये चीजें दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक लुटेरा या हमलावर नहीं था, बल्कि एक शासक और एक व्यवस्था बनाने वाले की तरह भी सोच रहा था। ये सुनने में तो बहुत कारगर लगता है, पर एक सवाल मन में आता है। स्रोत क्या ये बताता है कि इन बेरहम तरीकों का, उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का कोई तोड़ था? क्या लोग किसी तरह बच पाते थे या संगठित होकर विरोध कर पाते थे? स्रोत सीधे तौर पर ऐसे किस्से नहीं बताता कि लोग कैसे बच निकले, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि प्रतिरोध को बेहद सख्ती से कुचला जाता था। बचने की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी जाती थी। देखिए, मनोवैज्ञानिक युद्ध का मकसद ही यही था कि डर इतना फैल जाए कि कोई विरोध करने की हिम्मत ही ना करे। हाँ, जिन शहरों या इलाकों ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, वहां शायद तबाही कुछ कम हुई हो, लेकिन जहां भी लड़ाई हुई, वहां मंगोलों ने अक्सर मिसाल कायम करने के लिए भयानक विनाश किया। ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। डर फैलाओ और राज करो। और वो यसा कानून जो थे, वो भी इसी नियंत्रण को बनाए रखने में मदद करते थे, क्योंकि नियम तोड़ने की सजा बहुत ही सख्त होती थी। समझ गई। तो ये जो राज था चंगेज खान का, ये कब से कब तक चला और इसका अंत कैसे हुआ? चंगेज खान का जो शासनकाल है, मतलब जब से उसे खान की उपाधि मिली, वो 1206 से शुरू हुआ और 1227 तक चला। अगस्त 1227 में उसकी मौत हो गई। उस वक्त वो पश्चिमी ज़िया नाम के एक साम्राज्य के खिलाफ आखिरी अभियान पर था। मौत कैसे हुई? लड़ाई में? वजह पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ कहते हैं लड़ाई में लगी चोटों की वजह से, कुछ किसी बीमारी का जिक्र करते हैं। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और फिर इतने बड़े साम्राज्य का क्या हुआ उसके जाने के बाद? क्या वो बिखर गया? नहीं, एकदम से नहीं बिखरा। चंगेज खान इस मामले में भी दूर की सोचने वाला था। उसने अपनी मौत से पहले ही अपना उत्तराधिकार तय कर दिया था। उसने अपने बेटों में से ओगेदई को अपना वारिस चुना था। अच्छा, पहले से ही तय था? हाँ, और साथ ही उसने ये भी तय किया कि उसका विशाल साम्राज्य उसके बेटों और पोतों के बीच अलग अलग हिस्सों यानी खानतों में बढ़ जाएगा, पर सब बड़े खान के अधीन रहेंगे। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि साम्राज्य में एक तरह की निरंतरता बनी रही, वो फौरन टूटा नहीं। लेकिन हाँ, आगे चलकर यही बंटवारा मंगोल साम्राज्य के कमजोर होने और आखिरकार अलग अलग हिस्सों में टूटने की एक बड़ी वजह भी बना, क्योंकि धीरे धीरे सब अपनी अपनी खानत को ज्यादा अहमियत देने लगे। तो फिर आज इतने सालों बाद चंगेज खान को कैसे याद किया जाता है?
जाहिर है जिसने इतना कुछ किया हो उसको लेकर लोगों की राय तो बहुत अलग-अलग होंगी। बिल्कुल, और स्रोत भी इसी जटिलता की तरफ इशारा करता है। चंगेज खान की विरासत बहुत मिली-जुली है, या कह सकते हैं कि बहुत पेचीदा है। जिन देशों और इलाकों ने उसकी फौजों की मार झेली, जहां शहर के शहर तबाह हुए, लाखों लोग मारे गए, वहां उसे आज भी एक जालिम, एक बेरहम हमलावर के तौर पर ही देखा जाता है। उन लोगों के लिए उसके नाम के साथ डर और तबाही की यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मंगोलिया में जरूर कहानी अलग होगी। हाँ, मंगोलिया में तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। वहां वो एक राष्ट्र निर्माता हैं, एक महान नायक, वो शख्स जिसने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट किया और उन्हें एक ताकतवर राष्ट्र की पहचान दी। उनके लिए वो एक दूरदर्शी नेता है, जिसने मंगोलों का नाम दुनिया के नक्शे पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। आज भी मंगोलिया में उसकी बहुत इज्जत है। वहां उसकी एक बहुत विशाल प्रतिमा भी है, जो इसी सम्मान का प्रतीक है। ये तो सच में कमाल का विरोधाभास है। एक ही व्यक्ति और दो बिल्कुल विपरीत छवियां। बिल्कुल, और यही इतिहास की खासियत है ना? जब हम उसके असर को देखते हैं तो दोनों ही पहलू नजर आते हैं। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं कि उसकी विजय और उसके तरीकों ने लाखों लोगों की जान ली। स्रोत, जिसे जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक उथल-पुथल कहता है, वो बड़े पैमाने पर हुई। आबादी का संतुलन बिगड़ा, संस्कृतियों पर गहरा असर पड़ा। लेकिन दूसरा पहलू भी है। हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उसी विशाल साम्राज्य ने, जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था, उसने व्यापार और विचारों के आदान प्रदान को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया। सिल्क रोड, जैसा हमने कहा, वो फिर से सक्रिय और पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया, क्योंकि पूरे रास्ते पर एक ही ताकत का नियंत्रण था। स्रोत इसे अंतर सांस्कृतिक जुड़ाव में सुविधा कहता है। प्रशासन के नए तरीके, जैसे वो याम डाक व्यवस्था या यसा कानून, फौज को तेजी से कहीं भी ले जाने की क्षमता, ये सब ऐसी चीजें थीं जिनका असर आगे आने वाले वक्त पर भी पड़ा। तो ये सवाल रह जाता है कि इतिहास ऐसे जटिल किरदारों को कैसे तौले। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इतिहास ऐसे जटिल व्यक्तित्वों को कैसे याद रखता है। उसकी कहानी में विनाश भी है और एक नए तरह की व्यवस्था का निर्माण भी, क्रूरता भी है और कहीं ना कहीं दूरदर्शिता भी। इस मिले जुले सच को, इस द्वंद्व को समझना जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बात यह है कि हमने समझा कैसे एक मुश्किलों भरा बचपन जीने वाला लड़का तेमुजिन अपनी हिम्मत, समझ और शायद हालातों की वजह से चंगेज खान बना। कैसे उसने बिखरे हुए कबीलों को एक धागे में पिरोया और फिर एक ऐसी फौजी मशीन खड़ी की जिसने दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया, इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ साम्राज्य बना दिया। हमने बात की उसकी जीतों की, उसके राज करने के कुछ नए, कुछ क्रूर तरीकों की, और आखिर में उसकी उस पेचीदा विरासत की जिसे आज तक लोग अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कहीं वो हीरो है तो कहीं बेरहम खलनायक। बिल्कुल। और अंत में इसी स्रोत के आधार पर एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत बार बार इस बात का जिक्र करता है कि चंगेज खान के साम्राज्य का गहन प्रभाव पड़ा। उसने अंतर सांस्कृतिक जुड़ाव को आसान बनाया, लेकिन साथ ही भारी उथल-पुथल भी मचाई। तो ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि जब कोई एक ताकत इतने बड़े पैमाने पर विजय हासिल करके एक विशाल साम्राज्य बनाती है, तो उसके लंबे समय में क्या नतीजे होते हैं, फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। हमने देखा कि फौजी जीत अक्सर समाज को, संस्कृति को, व्यापार को कैसे बदल देती है, जैसा मंगोल साम्राज्य के मामले में हुआ। लेकिन ये बदलाव किस कीमत पर आते हैं और ये किसके लिए फायदेमंद होते हैं, किसके लिए नुकसानदेह। ये सवाल सिर्फ चंगेज खान के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास में बने हर बड़े साम्राज्य के बनने और बने रहने के मतलब को गहराई से समझने के लिए जरूरी है।